हेलो एवरीवन। चलिए हम हमारा डिस्कस करते हैं 28 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। फाइन। इसके पहले हम एज यूजुअल कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए वो हम देखते हैं एमसीक्यू क्या है आज के। ये एमसीक्यू जो है आपके कमेंट सेक्शन में भी पिन अप होंगे, तो वहां पे भी आप इसके आंसर्स पढ़ के दे सकते हैं। और इसका आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वो कल के सेशन में बता दिया जाएगा द हिंदू के। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। In the context of historical underpinnings of the Indian Constitution, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डिनेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देते हैं, तो वो जो 6 मंथ का जिसकी वैलिडिटी होती है, तो वो फर्स्ट टाइम कहां से निकल के आया था। पहला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेट डाउन, कौन से पार्ट में, फोर्थ पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, कैन नॉट इन एनी वे ओवर राइड और एब्रिज द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द पार्ट 3। ये कह रहा है इसमें कि जो भी आपका डीपीएसपी में लिखा हुआ है, ठीक है, वो किसी भी कीमत पे फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकता। कि फंडामेंटल राइट रहेगा, ये नहीं कि आप डीपीएसपी की पूर्ति के लिए आप फंडामेंटल राइट जो वहां पे दिया हुआ है, आप उसके ऊपर उसे लागू कर रहे हो, और इसके कारण फंडामेंटल राइट लागू नहीं हो पा रहा। ऑन द अदर हैंड, दे हैव टू कंफर्म टू एंड रन एज सब्सिडरीज टू द फंडामेंटल राइट लेट डाउन इन पार्ट 3। बस ये सब्सिडरी की तरह रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप उस पर ओवर राइड कर सके। ओके, ये चीज लाने के लिए। बट द फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, वो हो सकता है बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दिस ओपिनियन। तो ये जो ओपिनियन है, ये पूरा जो ओपिनियन है, ये कौन से केस में लाया, गवर्नमेंट ने लाया था। चंपारण दोराई केस में, गोलकनाथ केस में, केशवनंदा भारती केस में, या मिनरवा मिल्स केस में। ये आपको बताना है। अगेन, आप जैसे कमेंट सेक्शन में क्लिक करेंगे, आपको वहीं पे पिनअप मिल जाएगा, उसके अंदर जाके आप रिप्लाई में इसके आंसर दे सकते हैं। सेकंड, थर्ड, विथ रेफरेंस टू द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें पेयर्स दे दिए, ये सब्जेक्ट और ये लिस्ट। मींस कि सब्जेक्ट से बैंकिंग, एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड यूनियन, ये कौन से लिस्ट में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, या यूनियन लिस्ट में। देखिए, अगर कोई कंकरेंट लिस्ट में होगा तो उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट कानून बना पाएगी। स्टेट में होगा तो सिर्फ स्टेट बना पाएगी, यूनियन में होगा तो सिर्फ यूनियन बना पाएगी। तो आपको बताना है, बैंकिंग कंकरेंट है, स्टेट है, यूनियन है, एग्रीकल्चर क्या है, ट्रेड एंड यूनियन क्या है, और इसमें जो सही मैच है वो आपको यहाँ पर बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। ये सिर्फ एक पेयर सही है, दो सही है, तीनों सही है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है। काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के साथ। तो ये आंसर आपको बताने हैं। अब न्यूज़पेपर अगर हम देखें इस बार, तो मेन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये बिहार की पॉलिटिक्स जो है ये कंटिन्यू चले जा रही है। यहाँ पर जो है आपकी जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, ये है आपके लालू प्रसाद यादव की। तो उनका कहना है कि अब वो सोचेंगे फाइनली कि ये जो जेडीयू है, ठीक है, नीतीश कुमार की पार्टी भी साथ में रहेंगे कि नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार और इनकी पार्टी का टूटना, फिर इनसे बीजेपी का जुड़ना, और ये कंटिन्यूअस वहां पे चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी इमेज भी खराब कर रहे हैं, ओवरऑल आर्टिकल में बताया जा रहा है। और बाद में इधर से उधर खाली बस झूले जा रहे हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा, जो एक पहले प्रेस्टीज थी, इमेज थी, वो कहीं ना कहीं इनकी इस चीज की टार्निश हो रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव से जब इन्होंने किया तो एक ऐसा लगा कि नेवले ने सपेरे के, ये सांप के साथ यहाँ पे गठबंधन कर लिया, कब तक चलेगा। ठीक है। इसके बाद जो है, बीजेपी को लग रहा है कि वो फिर से ये एनडीए पार्टी आ सकती है। देखिए, बीजेपी अभी क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर वो इंडिया ब्लॉक बना के रखे हुए हैं कि भाई सबको अपोज करेंगे, पूरी पार्टी वर्सेस बीजेपी, तो इनके लिए अच्छा है कि अगर ये एनडीए में आ जाए। ओके, ये ओवरऑल चल रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअसली। इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको यहाँ में नहीं घुसना है। इसके बाद जो है,
जो ज्ञानवापी साइट है, ठीक है, तो वहां पर हिंदू आइडल्स पाए गए हैं। तो वहीं पे बोलना है कि अब और ये एएसआई जो है उन्होंने सबमिट कर दी है रिपोर्ट। तो उस पे कहना है कि वीएचपी जो है, विश्व हिंदू परिषद की, कृपया करके वो हमें दे दे। अब देखिए, अब इस पे दो तीन बातें आएंगी इस तरीके की, ठीक है। एक तो वर्शिप एक्ट आता है, दूसरा कि आपको ये नहीं सोचना है कि अगर यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं तो कहीं खोद रहे होंगे, गड्ढा कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, और ये आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी भी है कि वो उसके थ्रू भी वो आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है, विदाउट इन्वेजिव। ज्यादा इन्वेजन नहीं करना पड़ता, ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही पता चल जाता है कि नीचे आइडियल्स है और ये सब है, और बाकी कुछ टनल्स वगैरह तो होते ही होंगे। तो वहां से ये चीजें आती है। अब सर बात ये है कि अगर पता चल गया है कि ये आपका है, इसके नीचे ही दफना के एक मस्जिद बनाई गई है, कुछ भी बनाया गया है, कंसर्न ये उठता है यहाँ पर कि अगर मुझे पता है कि यहाँ पास्ट में किसी के साथ गलत हुआ था, मेरे भारत में जो रहने वाले भाई बहनों के साथ गलत हुआ है, और मैं उसके ऊपर रह के, तो आपका भी तो मन नहीं मानेगा, ठीक है, जो वहां भी नमाजी होंगे उनका भी तो मन नहीं मानेगा कि यार किसी के साथ गलत होके, ये बिल्कुल आप वर्शिप करें, प्लेस आपको फिर और मिल जाएगी कहीं और। ना, जैसे राम मंदिर के भी केस में हुआ है कि आप ये नहीं बोल सकते ना कि इतने जो हो गए, चाहे क्योंकि उसके लिए भी ना जाने कितनों ने जान दी होगी, कितने लोग कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये सब चीजें जब हुई, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि वो भी खुद खुशी खुशी दे दे, जैसे वो कोर्ट का भी यही बोलना होता है, और आप कहीं और बना ले कि आपका मन मानेगा। ये क्वेश्चन होता है कि आप, कि वहीं पे जो है देवी देवता दफन है और उसी के ऊपर आप हैं, और आप ये कर रहे हैं, तो क्या आपका मन मानेगा? पहला एक कंसर्न, ये बाकी से नहीं होता कि जो यहाँ पे बोल रहा है बीएचपी, यहाँ पे इनका खुद का सोचना होगा ज्ञान वापी साइट वाले को, कि आपका मन आप वहां पे मानेगा कि सही में अगर सब कुछ साक्ष्य मिल गए हैं तो। और वो पूरा फोटोज वगैरह भी आप देख ही रहे होंगे, आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हमें वहां ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ, ये जो भी चीज है एएसआई प्रूवन है। अब देखिए, तीन कंट्री ने जो है ना हॉल्ट कर दिया है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने, क्या, कि हम वहां पर अभी फंडिंग नहीं देंगे गाजा पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, क्योंकि ब्रिटेन, इटली और फिनलैंड ने बोला है कि वो लेटेस्ट कंट्री बन गए टू पॉज फंडिंग फॉर यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन। ठीक है, यूएन जो वर्क कर रहा है ना, उसके लिए पैसा देने के बंद कर दिए, क्योंकि उनका बोलना है कि इसी में से जो आपके जो स्टाफ्स हैं, उसमें से जो आपके कुछ लोग हैं, उसने हमास पे अटैक किया है, इसराइल इसराइल पर अटैक किया हुआ है। मीन्स आप दे रहे हो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्राइसिस के लिए, अब वो पैसे का क्या यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो भी बात है, उल्टा वो खुद ही उसमें है, तो क्या वो ह्यूमैनिटेरियन चीजें पहुंचा रहे होंगे, वो तो खुद ही मारकाट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तीन कंट्री ने यहाँ पे क्या किया है, वापस लिया है, कि अभी बोला हम पॉज करेंगे, अभी हमको ऐसा पैसा नहीं देंगे। चलिए, इसके बाद एक मराठा आरक्षण की अभी बात चली कंटिन्यू। देखिए, कोई ना कोई कास्ट उठ के आती है यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो वो मराठा आरक्षण चाहती है। तो इस बार जो है ओबीसी ओबीसी कैटेगरी के बेनिफिट्स उठाना चाह रही है, तो यस, ओबीसी कैटेगरी में भी काफी बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए कम्युनिटी यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ये इनका नाम क्या है, इनका नाम एकनाथ शिंदे। इन्होंने क्या किया है, आपके आपके ये जो है जरांजे पाटिल, इस इनका फास्ट तोड़ा है, क्योंकि इन्होंने फास्ट किया हुआ था अंटिल डेथ, कि ये फास्ट किए रहेंगे कि अगर आप ये हमारा नहीं मानते हो। तो इनका मानना है कि सिंधे ने मान लिया नोटिफिकेशन, और उनको जो कुनबी जो है, जितने भी कुनबी लोग हैं वहां के, ब्लड रिलेटिव ऑफ मराठास, कुनबी कास्ट के, उनको अब बैकडोर एंट्री से ओबीसी कैटेगरी में लिया जाएगा। तो कुनबी थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं, मराठा से रिलेट करता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर जो है बात चल रही है स्टेज फॉर थ्री वे कंटेस्ट इन बंगाल, कि इंडिया ब्लॉक जो है अब वो पार्टनर करना चाह रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो माइनॉरिटी वोट है उसको कैप्चर किया जाए। देखिए, अब क्योंकि ये सारी इलेक्शन है तो ये सब चीजें आती रहेंगी, लेकिन हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है कि जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, क्योंकि वो इंसर्जेंसी के थ्रू भी काफी आते हैं, कुछ कुछ बांग्लादेश उधर से भी आ जाते हैं, और वहां पे ऑलरेडी वैसे भी ज्यादा थी, तो टोटल 27% पॉपुलेशन जो है माइनॉरिटी है, जिसमें काफी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। अच्छा, इस पे एक कंसर्न उठता है कि माइनॉरिटी कब तक,
माइनॉरिटी कब तक बोला जाए कि स्टेट कंट्री की इतनी परसेंट पॉपुलेशन हो जाए, अगर कंट्री में कोई 10% है, 15% है, तो क्या उसको 20% है, तो क्या उसको माइनॉरिटी बोलना सही है? एक इस पे भी क्वेश्चन उठ सकता है, मेंस पे उठ सकता है, या इस पे क्या कोई कानून है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतने परसेंट के बाद ये होंगे? वो सीधे कर देगा, तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वो जब बनेगा बनेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये इस पे सारी की चीजें चल रही हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया कि ये यहीं पे साइट है, इस तरीके से सर्वे हो रहा है। ठीक है, सर्वे का मतलब ये नहीं होता तोड़फोड़ करना, सर्वे ऐसे भी किया जाता है नॉर्मली। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इनका क्या कहना है ये देख लेते हैं, फिर हम ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हम देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो कमेटी बैठी थी मॉस्क की, मॉस्क पे, तो वहां पे बोला गया है कि हाँ, सेवा पूजा और शिवलिंग, यहाँ पे पूजा करने की हिंदू को परमिशन दी जाए। ठीक है, तो अब वही बात उठ रही है कि परमिशन दी जाए ना दी जाए, तो अब उस पे अब आगे चलिए, एएसआई ने तो अपना काम किया है। उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा जो है गॉड गॉडेस के साक्ष्य मिले हैं, और इससे पता चलता है कि हाँ, ये पहले हिंदू टेम्पल था, क्लियरली उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो अब इसके बाद हम ज्यादा अब इसमें नहीं घुसेंगे। अब देखिए, जो ज्ञानवापी केस है, उसने एक चैलेंज किया है। ये देखिए, बात ये है कि वर्शिप एक्ट 1991, इस एक्ट के हिसाब से क्या था कि जो भी आपका 1915 अगस्त 1947 के पहले जो जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया जाए। तो देखिए, ठीक है, रहने दिया जाए तो मतलब कोई तोड़ा नहीं जा रहा है, डिमोलिश नहीं किया गया। बट इस पे दो चीजें आ जाती हैं सर। बात ये होती है कि अब अगर ऐसा कुछ कानून था, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कानून है, अभी भी है, तो उनका ये बोलना है कि ये डेड लेटर ना हो जाए ऐसे के ऐसे। लेकिन अब अगर कुछ चीजें जो हैं अगर पता चलती हैं कि उसके नीचे सही में वो दफन है या कुछ है, तो क्या ऐसे में छोड़ के दूसरी जगह पे जाना सही है या नहीं? तो अभी वो सब चीजें भी निकल के आएंगी। लेकिन हाँ, ये वर्शिप एक्ट क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये है कि आजादी के पहले जो कुछ भी हुआ वो एज इट इज रहेगा। लेकिन देखिए, वो समझने वाली बात है कि राम जी तो हजारों साल पुराने हैं, आप उसको 1947 के पहले कैसे कर सकते हैं? सब तोड़ना, ये तो वो सही नहीं है। कि संस्कृति की बात है, हिंदू जो है वो, हिंदू कुछ हिमालय के इधर के जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो। वरना धर्म तो सनातन धर्म है ना। तो हिंदू कह दिया जाता है तो चलता है, कोई बात नहीं। इस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में भी लिख रहे हैं आंसर, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं चीजें सही नहीं हो रही है, तो ये इसके हिसाब से सर, एज पर वर्शिप ऑफ जो एक्ट है 1991, उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए जो भी है। तो आप इसके बारे में इन डेप्थ और थोड़ा चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ इतना है कि इसके पहले के जो जैसा एज इट इज रहे, अब उसमें कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, चलिए। ओके, इसके बाद जो है, आरजेडी एक्सक्यूट्स कॉन्फिडेंस लीडर से गेम इज नॉट ओवर येट। अगेन वही सब चल रहा है। अब आरजेडी भी नहीं चाहती है कि ये जो इनकी पार्टी है नीतीश कुमार की, इनसे अलग हो जाए। तो है ना, एक्सक्यूट्स कॉन्फिडेंस में इसको उल्लास के साथ बता रहे हैं कि नहीं, सब सही है भाई, सब सही है। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल चल रहा है वहां पे। तो बिहार की पॉलिटिक्स काफी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में काफी सीट्स है। अच्छा, कितनी सीट्स है लोकसभा में? बिहार से, यूपी से और बंगाल से, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ओके, ठीक है। तो इसके बाद जो है, खागरे, जो कि कौन है यहाँ पे, मल्लिकार्जुन खागरे जो है, प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। वो भी अब कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके जेडीयू और इनसे बात करे। बट कोई इनकी सुनी नहीं रहा है, ना इनसे बात करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख बहुत ही ज्यादा खस्ते हालत में है कि आपका इंडिया ब्लॉक भी नहीं चल रहा है, क्योंकि नेशनल पार्टी है तो इनका काम था जोड़ के रखना। बट ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर जो है काफी ज्यादा डायलेमा में है। ओवरऑल ये इसकी ही बात चल रही है ना, क्योंकि आर्टिकल आता है, निष्कर्ष हमें थोड़ा निकालना ही है। ऑब्वियस ये बात है कि जब बात नहीं हो पाएगी तो क्या होगा ये सब चीजों से। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नीचे चलते हैं।
अब यहाँ पे अगेन देखिए इस तरीके की जो चीजें होती हैं कि बीजेपी ट्राइंग टू बाय एमएलए, तो अब एमएलए को खरीदना चाह रही है, ये वो हर कोई अब चलने लगेगा इस पे, सब इतनी सी न्यूज पढ़ेंगे पूरा ट्रोल होने लगेगा फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे। अगेन एक लाइन दिया हुआ है, हाउ एवर द पार्टी डिड नॉट प्रोवाइड एनी प्रूफ दैट बीजेपी वॉज ट्राइंग टू। तो अब जब तक प्रूफ नहीं है तो बोलने के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब तक प्रूफ ना रहे ये रहे, हम इसको ट्रोल करके हमें क्या मिलने वाला है? हमारा सारा वक्त ही खराब होगा ना। तो हमें बस ये सब चीजें को जानना है, और हम ये सब चाहे कोट कर सकते हैं कि जब तक अगर आप कोई बोल रहे हैं एमएलए परचेज सेल हो रहा है तो एक पुख्ता प्रूफ दे। ठीक है, पार्टी का काम है, तो ये हम कंक्लूजन में एक आंसर के लिख सकते हैं, या हम इंटरव्यू में ये चीज बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से देखिए पार्टी का तो इमेज पे कोई पर्सन होता आप उसकी इमेज की बात कर रहे हैं, आप तो पार्टी ही बोल रहे हैं कि खरीद रही है। ठीक है, तो इस पे भी कुछ कानून होना चाहिए कि अगर ये जो बोल रहे हैं ये अगर गलत है, नहीं खरीद रहे हैं, तो वो भी सामने आना चाहिए। करेक्ट। खरीद रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप पूरा बताओ, और वो एमएलए को वहां से निकालो और सब कुछ करो। लेकिन अगर चीजें गलत है, गलत उन पे एग्जाम लगाया जा रहा है, तो ऐसे केस में भी क्या होना चाहिए कि एक प्रॉपर कानून होना चाहिए, तो हम कानून के बेसिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे भी हमने चाहे ज्ञानवापी के बारे में बात किया तो हमने उसको कानून से कनेक्ट किया। तो ये भी चीजें सब हमें देखना है कानून से। ठीक है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक ओवरऑल नॉलेज के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट जो होता है ना, ये आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके, तो ये देखिए आप प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कोई नेक्स्ट और नीट एग्जाम नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? अच्छा, इधर जो है अभी तक चल रहा है ये चीज, लेकिन अपोज करना कहीं ना कहीं मुझे वैलिड लग रहा है, आप बताइएगा आपको सही लगता है कि नहीं। इनका ये बोलना है कि 700 मेडिकल कॉलेजेस हैं लगभग। ठीक है, उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम करा रहे हो, करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका बोलना है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, उन्हें भी अपोज किया कि स्टेटिंग दैट इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन करंट फॉर्म until NMC ensures uniform standards of education in all medical college। अब एग्जांपल आप समझिए, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड अलग 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 पूरे इंडिया कंट्री में चल रहे हैं, सही बात है, सिलेबस भी अलग है। तो ऐसे केस में अगर आप बोलिए कि सीबीएसई एक एग्जाम ले लिया और वो सीबीएसई पैटर्न पे ले लिया और बोल दिया कि नहीं अब सबके सब जो है उसी हिसाब से चलेंगे, आप किस स्टैंडर्ड से एग्जाम ले रहे हो? ठीक है, आप ले किसी एक स्टैंडर्ड पर, आप सीबीएसई को मान रहे हो, लेकिन पूरे स्टेट के अलग अलग है, तो इनका बोलना है सबको एक सीबीएसई पैटर्न में करो। वैसे ही सारे के सारे कॉलेज को एक स्टैंडर्ड पैटर्न में करो, उसके बाद आप लो एक नेक्स्ट और ये सब एग्जाम, वरना स्टेट को अलग अलग लेने दो। ये जो बात है वो सही है कि आप ऊपर से ब्लैंकेट तो उठा दोगे, देखो हम यूनिफॉर्म में एक एग्जाम लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी तो है ना। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक वैलिड पॉइंट लगा है। बाकी आप सब बताइए, आपका क्या सोचना है इसमें। चलिए, इसके बाद देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है एस सोमनाथ, जो एस सोमनाथ जी है ये यहाँ पर तारीफ करते हुए, जो लिगेंड्स होते हैं, जो काफी ज्यादा एक रिवोल्यूशन ला देते हैं, जो रिवोल्यूशनाइज कर देते हैं लीडरशिप एंड वर्क कल्चर को इन इसरो। ऐसे में उन्होंने कुछ का नाम लिया, विक्रम साराभाई, ठीक है, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये इनका कहना है कि इन सब लीडर्स के ही कारण ऐसा हुआ है कि आज जो हमारा लेवल है, या जो आज हमने अचीव किया हुआ है, सब उनके कारण है। तो कहीं ना कहीं वो उन्हें याद किया जा रहा है, और साथ में ये जो फेस्ट है 2024 चेन्नई में हुआ है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये काफी कुछ बता रहा है, जिसमें उन्हें सबसे बड़ा जो गेम चेंजर बोला है वो बोला एसएलवी प्रोग्राम को। ठीक है, जिसके थ्रू आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, ये सब। तो ये काफी चीजें हैं, और वो उनका वही बोलना है कि कोई भी चीज, लीडरशिप जो होती है इंडिविजुअल के बारे में नहीं होती है, रादर इट इज अबाउट द एबिलिटी टू परफॉर्म अलोंग विथ यू, जो आपके साथ परफॉर्म कर पाए, आपको भी परफॉर्म करवा पाए। जैसे कि मेरी भी कोशिश रहती है कि ठीक है, अ, खुद का प्रिपरेशन अलग चीज है, बट साथ में आप सब भी करते रहे। ओके, तो वो आप उस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरी कोशिश होती है कि ओवरऑल पूरा मैं न्यूज़पेपर ही आपको यहाँ से ऐसे दिखा दिया करूँ क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, ताकि जिससे एक आइडिया लग सके। अब ये सब जो है लिखा हुआ है कि राइटर एडिटर भूमि, मतलब इस इनके इनके रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं। इनका बोलना है जैसे कि जो हिंदू ग्रुप है वो
अलग चीजें चला रहा है, ठीक है, कि वहां पे कि बोल रहा है कि लव जिहाद और इस तरीके की चीजें कर रही है जो कि सही नहीं है, तो इस तरीके की बुक्स नहीं निकालनी चाहिए। तो ये सब बातें हो रही हैं, और वाइस वर्सा जो बाकी भी जो चीजें हैं, तो इस तरीके से ओवरऑल एक यहाँ पे चर्चा हो रही है कि किताबें जो रहे वो इस तरीके की रहे जो कि आपको इम्पैक्ट कम से कम करे, ठीक है, और जो कि सही बात है। इस तरीके से निकालना फिर कहीं ना कहीं हारमोनी भी खराब होती है। चलिए, अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो गीतांजलि है, ठीक है, गीतांजलि श्री, इनको क्या मिला हुआ है, इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। इन्हें इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिला है। ये यूएस बेस्ड ट्रांसलेटर जो है डेजिबल, हुज ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि श्री हिंदी वर्क इनटू इंग्लिश, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड, वन द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। तो इन्हें इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज मिला है। तो इसके नाम के टॉम्ब ऑफ सैंड, नाम याद रखेंगे, डेजी रॉकवेल। तो ये आप इस तरीके से, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें, ठीक है, ये चीज आप जरूर याद रखें। चलिए, आगे चलते हैं कि ये आजकल क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। अब वो ये पे बात चल रही है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज अ जॉइंट एफर्ट। तो ये जो है जॉइंट एफर्ट है कि अब कास्ट सिस्टम खत्म करें, या फिर अब सारे कास्ट में एक रिस्पेक्ट की भावना लाए, ठीक है, वो हो कि हर कोई इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूँ ना, सर्वेंट्स को पहले शेड्यूल कास्ट मान लिया जाता था कि वो हमारे लिए सर्विस दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। वही आप समझिए कि आज के टाइम में जो पब्लिक सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर और ये सब, क्या हुआ है, वो उस हिसाब से देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट में आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आईपीएस ऑफिसर सब है, वो आपके किस में आएंगे, वो क्षत्रिय में आएंगे, ठीक है। जो राजा महाराजा जो होते थे, या ब्राह्मणा जो पढ़ा रहे हैं टीचर, वो आते थे आपके ब्राह्मण और इसमें, ठीक है। और जो राजा महाराजा होते हैं, तो वो उनका एक अलग होता था। तो अब आपको ये चीज समझनी है, उस हिसाब से अगर आप डिवाइड करिएगा, जो पंडित पुरोहित, वो आज के टाइम में टीचर भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं पंडित हूँ। अगर मैं कल होके मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ और मैं यूपीएससी में जाके एक आईएएस की तरह जाता हूँ, तो वहां पे मैं एक शेड्यूल कास्ट की तरह हूँ, ठीक है, जो जो बोल रहे हैं इस कास्ट में। तो जब ये फीलिंग ही आ जाए, कास्ट एनिलेशन की तो जरूरत ही नहीं। समझ रहे हैं बात को। अगर मैं अभी कहीं नौकरी पे जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कहीं पे इंजीनियर हूं, मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ किसी के अंडर में, तो भाई मैं भी तो नौकरी किसी के अंडर में कर रहा हूँ ना। अब वो नौकरी चाहे कुछ भी हो, तो इट मीन्स क्या हूं मैं वहां पे, आई एम गिविंग सर्विस टू समवन। तो वैसे में क्या है कि भाई आप शेड्यूल कास्ट हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, चाहे आप कोई भी ले रहे हो, ठीक है। तो ये जॉब स्पेसिफिक था कि पहले जो बिजनेस कर रहे हैं वो उनका एक ये होता था, पहले जो युद्ध के लिए लड़ते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, पहले जो नॉलेज और ये सब की बात होती थी उनको ब्राह्मणास में डाल दिया जाता था, ब्राह्मण्स में। तो इस तरीके से डिवीजन होता है, अगर वो हम फीलिंग ले आए, ठीक है, तो ये सब की जरूरत भी ना पड़े। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद, वाई इज पंजाब इन कोर्ट ओवर बीएसएफ पावर। तो बीएसएफ को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गलत नहीं है यहाँ पे, और पंजाब गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। देखिए क्यों, यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना है मैं आप वर्सेस बीजेपी, यहाँ पे दोनों गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि सेंटर को चिंता होगी, ऑब्वियस सी बात है। उसे इस बात की चिंता है कि क्या होगा अभी पाकिस्तान के एंड से, क्योंकि देखिए पंजाब जो है वहीं से सटा हुआ है, ठीक है। तो वहां से अलग अलग टेररिस्ट आने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बीएसएफ को 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर तक का इंटरनेशनल बॉर्डर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम, ठीक है। जब इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहां पे इनको 50 किलोमीटर तक का एक रेंज दे दिया है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि आप देखिए, ऐसा नहीं है कि 15 किलोमीटर के कोई इधर आ गया हो तो पता ही ना चलेगा, मान लीजिए एक आध इनफिल्टर कर भी गया, तो रेंज बढ़ा दिया है। लेकिन अब पंजाब का कंसर्न ये है कि देखिए, बाकी स्टेट जो हैं, जैसे आपका अदर स्टेट हो गया, गुजरात हो गया, ये सब हो गया, तो वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। बट आपने जो 50 किलोमीटर अंदर तक कर लिया है ना, तो पंजाब काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तो बीएसएफ ऐसे रहेगी तो इश्यूज होंगे, ठीक है, हमेशा जो है
और स्टेट ने आर्ग्यू किया है कि देखिए गुजरात वगैरह जो एरिया है वो उस एरिया में लगभग वेस्ट लैंड है, कच्छ है, सैलाइन मार्शेस है, तो वहां रह फर्क नहीं पड़ता है, बट पंजाब जैसी जगह में रहने पे इश्यूज काफी होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 15 से 50 किलोमीटर कर दिया है बीएसएफ के लिए। ये सीधे क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का। ठीक है, चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब मलेरिया वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए मलेरिया हमें भी पता है, एनिफिलिस मॉस्किटो जो है फीमेल मॉस्किटो, जब वो काटती है उसके कारण होता है, अगर उन्हें वो खुद इन्फेक्टेड है तो। ठीक है, अब ये प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल दोनों है। तो यहाँ पे पहली कंट्री कौन सी है जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, तो वो है कैमरून। कैमरून है, इसके बाद बाकी कंट्रीज जो है और लगाएंगी अपना। तो इंडिया में भी काफी ज्यादा हाई बर्डन है, लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो 95% ग्लोबल मलेरिया से जो डेथ होती है ना, वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी अफ्रीका में। और 94% केसेस पूरा अफ्रीका वहीं से ही आते हैं। लेकिन इंडिया भी जो है काफी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग 66% मलेरिया केस जो है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे स्पेसिफिक, साउथ ईस्ट एशिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया ही में है, तो वहां पे 66% मलेरिया के केसेस होते हैं। तो जिसके लिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि हम मलेरिया फ्री कंट्री 2027 में ही हो जाएं और 2030 तक एलिमिनेट कर दें मलेरिया। ये हमारा टारगेट है। प्रीलिम्स का सीधे क्वेश्चन बनेगा, पहला कंट्री कौन था, कैमरून था, सीधे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है। चलिए, अभी देखिए ये एक चीज है कि मिनिमल रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स। ठीक है, क्या होता है कि सैंपल्स जो है कलेक्ट किए जाते हैं, लगभग मेजर कर दो 30 किलोमीटर फ्रॉम ईच न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिजन products beyond 5 kilometer radius was below the minimum detectable activity of the instrument used। तो इसमें कोई वरी की अब कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब इसके बारे में बीच बीच में चेक करना जरूरी होता है कि कितना रेडिएशन है एंड क्या है, तो इसमें हम ओवरऑल ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे वही बात हो रही है कि इन्वेजिव स्पीसीज जो होते हैं उससे उसके कारण क्या होता है, इकोसिस्टम में शिफ्ट होने के काफी ज्यादा खतरे होते हैं। है कि नहीं, वो तो है ही, और हमें पता भी है। ये जो फंडिंग जो पॉज कर दी गई थी, वो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे, जो अक्टूबर 7 को यहाँ पे अटैक किया गया था। तो ये पता चलता है तो सही बात है, आप पैसा दे रहे हैं शांति के लिए और वो फिर इस तरीके से उसका यूज मिसयूज हो रहा है। अब देखिए ये जो कंट्री है, बर्बाद देश, कहाँ गया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अभी $2 बिलियन और मांगे। किससे, आपके चाइना से। तो वो लोन के तले इतना दब गए हैं अब, ये पूरी बर्बादी की तरफ है। तो इसके अलावा और कोई खास आर्टिकल है नहीं। यही जो बोपन्ना है जो 43 की एज में है, ऑस्ट्रेलिया डबल्स जो है उन्होंने जीता है। ठीक है, मेंस डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप नोट डाउन रख सकते हैं। इनके पार्टनर जो है वो है आपके, एक सेकेंड, पार्टनर मैथ्यू एब्डेन। तो मैथ्यू एब्डेन जो है इनके पार्टनर। ठीक है, चलिए, यहाँ पे अब काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, कि लास्ट रहेगा। और इसके अलावा आपको अगेन फिर से बता रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और वो आंसर्स बताने हैं जो मैंने अभी आज आपको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं उनके। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें आप। और जो भी पीडीएफ और बाकी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सबलेंका ने जो जेंग है ये आपके चाइना के इनको हरा दिया है, और पहली वुमेन बनी है 11 साल में जिन्हें डिफेंड किया है अपना क्राउन ऑस्ट्रेलियन ओपन। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन इतना टफ हो जाता था कि आज कोई जीत रहा है कल कोई जीत रहा है, सब अपने जी जान लगा देते हैं। ठीक है, जैसे वर्ल्ड कप जीतना। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 11 सालों में कि किसी ने अपना टाइटल डिफेंड किया है बैक टू बैक, खुद ही जीती है। ठीक है, तो नाम है इनका सबलेंका। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।